प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सुंदर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान के, वो भी अर्धवार्षिक के मॉडल पेपर के साथ में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी बता करके। और आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सदिश राशि कौन है, यानी कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। देखिए आपको पता है कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या कौन सी होती हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण ही काफ़ी होता है वो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। पहला ऑप्शन दिया है दूरी, दूसरा ऑप्शन दिया है वेग, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और चौथा ऑप्शन है समय। तो इन चारों भौतिक राशियों में से सदिश राशि कौन है, तो सदिश राशि है वेग, और ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ में वेग। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बल के आवेग का मात्रक बताइए। तो बल का आवेग क्या होता है। यदि बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है तो बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, बल का आवेग कहलाता है। और इसको आई से इंडिकेट किया जाता है और ये होता है F इंटू डेल्टा टी। एफ क्या हो गया, बल हो गया, और डेल्टा टी मतलब समय की मात्रा बहुत कम है। तो अब इसके आधार पर आप लोग आंसर बताइए कि ऑप्शन ए सही है कि बी, सी या फिर डी ऑप्शन करेक्ट है कि बल का आवेग का मात्रक क्या है। तो देखिए यहीं से देखते हैं, बल का मात्रक तो हम न्यूटन लिख लेते हैं, और डेल्टा टी ये हो गया सेकंड। ऑप्शन चेक करिएगा, न्यूटन सेकंड कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, न्यूटन सेकंड। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। आपका बहुत क्वेश्चन ही पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। बताइए भैया, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन ही कि ए दिया हुआ है कार्य, दूसरा दिया ऊर्जा, और तीसरा ऑप्शन दिया है बल, और चौथा ऑप्शन दिया कि सभी ये संवेग परिवर्तन की दर को बताते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर किसको प्रदर्शित करता है, तो संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, और ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, बल। तो क्या चीज आपको पता चल गई, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु के बराबर, वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन क्या है, दाब का मात्रक बताइए। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक बताना है। तो यदि देखिए हमको सूत्र पता चल जाए तो मात्रक बहुत आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। दाब का फार्मूला क्या बनता है, P इक्वल एफ अपान ए, यही तो पढ़ा है, P इक्वल एफ अपान ए। P है दाब, F है बल, A है क्षेत्रफल। अब तो मात्रक आराम से निकल जाएगा। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और ए का मात्रक हो गया मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जरा ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन देखिए ये है सेकंड ऑप्शन की बी करेक्ट आंसर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या आपको पता चल गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। तो घड़ी में चाबी देने में क्या संग्रह होता है। ऑप्शन बताया स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और सामर्थ्य, ठीक है। तो घड़ी में जो चाबी यानी कि कुछ ऐसी घड़ी होती, अब तो धीरे धीरे वो चलन से बाहर हो गई। पहले जो घड़ी चलती थी उसमें सेल नहीं था, उसको चाबी उसमें भरी जाती थी, यानी उसको घुमाया जाता था एक खुटिया को इसको, और फिर वो घड़ी 24 घंटे या
36 घंटे इस तरह से वो चलती थी। तो कहने का हमारा मतलब यहाँ पर उस कंडीशन में यानी उस घड़ी में क्या हुआ था, तो ये है पहला ऑप्शन दिया स्थिति ऊर्जा। तो चाबी वाली जो घड़ी है उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रह होता था, वही स्थिति ऊर्जा उसको ऊर्जा प्रदान करता था, वो गति करती थी, चलती थी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर है 6, ऊर्जा का मात्रक बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया न्यूटन, दूसरा है न्यूटन प्रति मीटर, और चौथा ऑप्शन है जूल प्रति सेकेंड, और ये डी ऑप्शन नंबर है वो जूल। तो ये ऊर्जा का मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, क्या होता है? जूल, या हम न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डी जूल। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? जूल। और एक मात्रक है न्यूटन मीटर, ये ऊर्जा का मात्रक भी है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जो 7 नंबर क्वेश्चन है, और ये भौतिक विज्ञान पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। हर्ट्ज मात्रक किसका है? ऊर्जा का, आवृत्ति का, आयाम का और वेग का। तो हर्ट्ज मात्रक ये है आवृत्ति का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। अब आ जाते हैं पार्ट सेकंड में। सेकंड पार्ट का मतलब जो 7 क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स से संबंधित होते हैं, और उसके बाद रसायन विज्ञान का नंबर आता है, खंड खा है ये। और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गति ऊर्जा और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में क्या अधिकतम होती है, ये पूछा गया है। तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा होती, क्या होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये है वायु क्या है? यानी वायु है, ऑप्शन दिया तत्व, दूसरा ऑप्शन दिया यौगिक, तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, और चौथा ऑप्शन है विलयन। वायु क्या है? वायु तत्व नहीं है, यौगिक नहीं है, और मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, मिश्रण। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं की अधिकतम संख्या है? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम नाइट्रोजन में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, और 1 ग्राम CH4 की मीथेन में। ठीक है, तो किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो अधिकतम संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन संयोजन होगा उनकी संख्या कितनी है, वो नंबर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 16, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा ऑप्शन 17 और चौथा ऑप्शन 18 है। तो Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु में कौन सा गुण भिन्न होता है? समस्थानिक यहाँ पर बात करी है, समस्थानिक परमाणु में कौन सा गुण भिन्न यानी अलग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो समस्थानिक क्या होता है? वे समस्थानिक वे तत्व कहलाते हैं जिनका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, और परमाणु क्रमांक बराबर तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को एक और नाम से जानते हैं, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये 3 बातें तो सेम हो गई, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये 3 बातें तो सेम हो गई। पूछा गया कौन भिन्न है, अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार।
अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 17 परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, m कोश में KLM होता है, तीसरे में बताना है। तो देखिए 2 8 ये क्रम बनता है। तो 17 देखिए दिया है, 2 8 कितने हो 10 हो गए, बचा कौन, 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 ही तो बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब आता है अगला उपखंड गा और जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अंतःप्रस्रवी जालिका पर से राइबोसोम हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होती है, ये आपको बताना है कि राइबोसोम के क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है पाचन, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है वसा संश्लेषण में। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये जरा बताइए भाई, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो चौथे क्वेश्चन 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, राइबोसोम को यदि हटा दिया जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण ये प्रक्रिया इफेक्टेड होगी, बाधित हो जाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रक के अलावा वो अंगक जिसमें डीएनए होता है, यानी डीएनए किसमें होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, पहला अंतःप्रस्रवी जालिका, गोल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो केंद्रक के अलावा यहाँ आपसे पूछा गया है डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। प्राणियों में अरेखित पेशी पाई जाती है, हृदय में, ग्रीवा में, नेत्र गोलक में लगी और मूत्राशय आहार नाल में। तो अरेखित पेशी पूछा गया है कहाँ पाई जाती है, अरेखित पेशी पाई जाती है मूत्राशय या आहार नाल में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अस्थि आघातों में से किसकी अधिक मात्रा होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, फ्लोराइड एवं कैल्शियम में, कैल्शियम और फास्फोरस की, कैल्शियम और पोटेशियम की, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो कौन सा ऑप्शन सही, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर पास करिए आप लोग। 17 का कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है, वो नाम बताना है, बोरान, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है, बोरान, सूक्ष्म पोषक तत्व बोरान है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। आनुवांशिक रूप से निम्न जातियों में निषेचन क्रिया कहलाती है। तो वर्ण बताया, चयन, संस्करण और वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही हो जाएगा, संस्करण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। वर्मी कल्चर के प्रयोग में सहायता मिलती है, किसको सहायता मिलती है, प्रयोग से किसको सहायता मिलती है, कंपोस्ट खाद तैयार करने में, जैविक खाद तैयार करने में, जीएम फसलें तैयार करने में, रोग प्रतिरोधी फसल तैयार करने में। तो वर्मी कल्चर के प्रयोग से कंपोस्ट खाद तैयार करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। अब देखिए ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनका आंसर आपने OMR सीट पे दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं खंड खा में, और जिनका आंसर आपको कॉपी पर विधिवत लिख करके देना है।
औसत चाल तथा औसत वेग से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। औसत चाल क्या है, औसत वेग क्या है। जैसा कि हम आपको बता दें, चाल क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, अदिश राशि है। औसत चाल क्या है, ये अदिश राशि है, और वेग क्या है, औसत वेग क्या है, सदिश राशि। ध्यान रखना है, ये चाल है अदिश राशि और ये है सदिश राशि। तो आपको ये बताना है कि औसत चाल और औसत वेग क्या है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में विशेष स्थिति में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें स्थिति ऊर्जा है ये कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और साइकिल चलाने में क्या होता है, स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण होता है गतिज ऊर्जा में। किसमें होता है, स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, और ये है एक छोटा सा न्यूमेरिकल। किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ये आपने पढ़ा कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब जहां से वस्तु चलना शुरू करती है, अंतिम वेग जहां तक चलती है। ठीक है। अब किसी वस्तु को जब आप फेंकेंगे ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कौन सा वेग होगा, वो वेग होगा प्रारंभिक वेग। कौन सा होगा, स्टार्टिंग वेग यानी प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को आप लिखते हैं u से। किससे लिखते हैं, u से, और ये लिख लिया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब जरा बताइए, यदि किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका वेग धीरे धीरे घटेगा घटेगा और घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो होगा तभी जाके वहां से वस्तु नीचे की तरफ वापस होना शुरू होगी। तो अंतिम वेग क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब तक वस्तु का वेग अंतिम वेग जीरो नहीं होगा तब तक वो अधिकतम ऊंचाई जो है पार नहीं करेगी, तब तक अधिकतम ऊंचाई तक वो नहीं जाएगी। जब तक उसका वेग जीरो होगा, जब होगा तभी वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो u का मान मालूम हो गया, v का मान पता चल गया, ऊंचाई निकालनी, h का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपने लिखा गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। वस्तु यदि ऊपर की तरफ जाती है तो आप यहां पर माइनस लगाते हैं। ठीक है। v की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। u की जगह पर क्या लिखेंगे, 20 गुणा 20 दो बार लिख देंगे, माइनस 2। और g का मान सवाल में दिया होगा तो वही लिखना है, नहीं तो आपको 10 लिखना है। ठीक है। तो इसमें जैसे नहीं लिखा था तो हमने लिखा है ये g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है। तो यहां पर आप 10 लिख दीजिएगा और h की जगह पर ये h लिख लीजिएगा। अब पक्षांतर करिएगा तो 20h ये हो जाएगा, और 20 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा, 400। एक जीरो यहां से कट गया, ये 20h बराबर 400 हुआ, तो 2h इज इक्वल टू हो गया कितना, 40। 2 से भाग कर दिया तो 20 हो गया। तो h का मान कितना हो गया, 20 मीटर। वो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी, 20 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। यदि किसी वस्तु को आप 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक जाएगी। अब देखिए, यहां से विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है जिनका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, और ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर एक दिया गया है सवाल, सिद्ध कीजिए कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। देखिए, यहां पर हमने संवेग को फार्मूला लिख दिया है, P इज इक्वल टू mv होता है। संवेग होता है वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। अब परिवर्तन निकालना है तो अंतिम संवेग में से पहले वाले संवेग को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या कर लीजिए, देखिए यहां पर प्रारंभिक वेग को आप u मानिएगा, अंतिम वेग को v मानिएगा। तो प्रारंभिक संवेग हो जाएगा m इंटू यू और अंतिम संवेग हो जाएगा m इंटू v। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये मान लीजिए, माना कि कोई वस्तु u वेग से गतिमान थी, उस पर कुछ बल लगाया गया
टी डेल्टा टी समय तक के, और उसका वेग क्या हो गया, v हो गया। अब संवेग परिवर्तन निकालना है, तो संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा पी हो जाएगा। इस वाले में से P2 में से P1 माइनस कर देंगे, तो mv लिख लिया है माइनस mu लिख लिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। हमको दर निकालनी है, तो बताया कि डेल्टा टी समय में ये सब कुछ हो गया, तो मैंने डेल्टा टी दोनों तरफ से भाग कर दिया। यहाँ पर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, बोलो यहाँ पर mv यहाँ लिख लिया और mu यहाँ लिख लिया, डेल्टा टी मैंने यहाँ लिख लिया है। देखिए डेल्टा पी अपान डेल्टा टी ये लिख लिया। इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है, ऊपर mv और mu में कॉमन m मिल रहा है, तो आप कॉमन m ले लीजिएगा, v माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब जो हम यहाँ पर देखिए ये निशान लगा दिए, v माइनस यू अपान डेल्टा टी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आपको पता है, तो बस यहाँ लिख लीजिएगा डेल्टा p अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू m इंटू ए, और m इंटू ए क्या कहलाता है, f कहलाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा p अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू f, और यही आपको लाना था कि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जैसे जब हम मान लीजिए किसी बस में बैठे हैं, वो बस चल रही है, जिस भी स्पीड से वो चल रही थी उस स्पीड से हमारा शरीर भी गतिमान है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, सीट पर हम आराम से बैठे थे, ड्राइवर ने क्या किया, अचानक ब्रेक लगा दिया, और जब अचानक ब्रेक लगा दिया तो जो हमारा निचला शरीर का हिस्सा था जो सीट से टच था, संपर्क में था, वो बस के अचानक रुकने की वजह से रुक जाता है, यानी उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है, और हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो शरीर से टच नहीं था वो जड़त्व की वजह से गतिमान रहना चाहता है, यानी कि वो गतिमान रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है शरीर का निचला हिस्सा रुक गया और अगला ऊपरी हिस्सा जो गतिमान रहा, यानी अब आगे की तरफ झुक जाते हैं। यही हाल होता है जब वस्तु या वाहन अचानक चलता है। तो अचानक चलने में क्या होता है, जैसे हम आराम से बैठे थे, वाहन एकदम स्टार्ट हो गया, एकदम चल पड़ा, तो क्या होता है, हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो सीट से टच था, स्पर्श कर रहा था, वो गतिमान हो जाता है, और हमारा ऊपरी हिस्सा जो था शरीर का वो जड़त्व की वजह से विराम अवस्था में ही रहना चाहता था, उसी कंडीशन में रहना चाहता था। इस वजह से हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन अगला, घर्षण क्या है और घर्षण क्यों उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले लाभ और हानि क्या है। देखिए, जब कोई वस्तु गति करती है, किसी सतह पर फिसलती है, तो वह सतह उस वस्तु पर बल आरोपित करती है, वो भी गति के दिशा विपरीत दिशा में, और वो बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो ऐसे बोलें, गति के विपरीत दिशा में किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। इसके प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। घर्षण बल का प्रॉफिट ये है यदि घर्षण बल नहीं है या कम है तो हम आराम से चल नहीं सकते हैं। पैरों में जो स्लीपर हमने पहन रखा है वो घिसे हुए हैं, स्लीप नीचे का हिस्सा चिकना हो गया है, तो चलना होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी, पानी यदि पड़ा होगा तो फिसल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी मशीनरी है जहाँ पर पट्टी का उपयोग करते हैं, जिस पट्टे से मशीन पुली को घुमाते हैं, वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होगा तभी वो रोटेट होगी, नहीं तो घर्षण बल कम होगा तो पट्टा ही केवल घूमता रहेगा, पुली नहीं घूमेगी। हानियाँ क्या है, देखिए घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है घर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस मशीन को, उस व्यक्ति को कार्य करने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा का ह्रास क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब आते हैं रसायन विज्ञान पार्ट में, और इसका उत्तर देना है, यानी कारण बताना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव में होता है, ठीक है। तो देखिए, कारण ये है कि जल जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव में इसलिए होता है क्योंकि उस जल का ताप जो है आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए
ये हम कह सकते हैं जिस बर्तन में इसको हम रख लेते हैं उसके बीच आकार वो ग्रहण कर लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतराणविक बल का मान कम होता है। अगला देखिएगा, लोहे की अलमारियां कमरे के तापमान पर ठोस है, क्योंकि लोहे की कोई चीज है तो लोहे के अणुओं के बीच में अंतराणविक बल अधिक होने के कारण इनका आयतन और आकार वो फिक्स होता है। इस लोहे के टुकड़े को या किसी लोहे की वस्तु को आप रख देंगे कहीं पे तो वो सामान्य टेम्परेचर पर क्या रहेगी, उसी का आकार उसी का आयतन ग्रहण मतलब रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। विलेन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, विलेन के आयतन का प्रतिशत सूत्र आपको यहां पर लिखना है। फिर है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन करना है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का वर्णन करना है। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। रदरफोर्ड ने जो बताया था उसके परमाणु मॉडल में कमियां क्या, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते कहाँ गिर जाते हैं, नाभिक में गिर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ कुछ न कुछ ऊर्जा ह्रास करते रहते हैं और आखिरी में उनको नाभिक में गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नील बोहर ने इस सिद्धांत की कमियों को कैसे दूर किया ये आपको स्पष्ट करना है। तो ये तो हो गया रसायन विज्ञान से। अब आता है उपखंड ग और जीव विज्ञान के क्वेश्चन इसमें है। और जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पढ़ना ज़्यादा, चित्र बनाना है, यानी जितना अच्छा चित्र बनेगा, नामांकन जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो पहले क्वेश्चन मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, रासायनिक संगठन तथा कार्य को संक्षेप में वर्णन कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में आपको लिखना है। विभाजन जनक से आप क्या समझते हैं, स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ज़्यादातर ज़्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और चित्र बनाइए और इनको तैयार करिए। फसल की सुरक्षा के निरोधक विधियों एवं जैव नियंत्रण को क्यों अच्छा माना जाता है, कि फसलों की सुरक्षा के लिए ये जो कारण बताए गए इनको बताइए कि ये जैव नियंत्रण क्यों अच्छा माना जाता है। फिर आता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ऊतक किससे कहते हैं, सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है, कि ऊतक के विषय में लिखना है। सरल स्थायी पादप ऊतकों की संरचना एवं कार्य का सचित्र वर्णन करना है। देखिए यहाँ पे ये चित्र सहित आपको वर्णन करना है। इसका अथवा क्वेश्चन है, 3 प्रकार के पेशी रेशों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये था आज का भैया सेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, बार बार इसको देखना है, पूरे क्वेश्चन तैयार करना है, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।